Okay, good morning, namaskar, good morning, everyone. Good morning, good morning. Thank you, Shukriya. Thank you so much. Thank you so much. Good morning, good morning, good morning, good morning. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Shukriya. चलो, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इतनी प्यारे प्यारे विशेष के लिए सुबह सुबह। हाँ? एज कितनी होगी? बस अगले साल 60 साल का, और फिर सीनियर सिटीजन का 0.5% ब्याज मिलना एक्स्ट्रा शुरू हो जाएगा। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अगले साल रिटायरमेंट भी ले रहा हूँ मैं, बैंक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और बताइए, पार्टी चाहिए? पार्टी क्या करोगे यार पार्टी लेकर? हाँ, पेंशन भी शुरू हो जाएगी अगले साल। सही बात है, पेंशन भी हो जाएगी शुरू। मैम से पहले विश किया हम सब ने, तुम्हें क्या पता? ये बात बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो है। पार्टी चाहिए? बताओ कहाँ चाहिए, लोकेशन बताओ, वहां तुम आ जाना। मैं भी पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे, चलते चलते, शायद अगले साल तक पहुंच जाऊंगा मैं पैदल आता आता। हाँ, आना नहीं, मुझे बुलाओ तुम लोग, पार्टी तो तुम लोग दो, सिलेक्शन तो तुम लोगों का होने वाला है। मैं तो 12 साल पहले सिलेक्शन लेके सारी दुनिया को पार्टी दे दी। अब तुम्हारी बारी है पार्टी देने की, सिलेक्शन लेके है। बर्थडे की भी कोई पार्टी होती है यार? पार्टी होती है सिलेक्शन की, वो असली पार्टी होती है। बर्थडे तो हर एक साल ही आता है, सिलेक्शन तो एक बार ही आना है। मतलब वैसे तो सिलेक्शन भी आगे आते ही रहते हैं, आगे बढ़ते रहो तो बढ़िया होता है ना। लेकिन चलो, एक पहले सिलेक्शन की पार्टी अलग ही होती है। वो दो तुम लोग। अरे कहाँ गई रे फाइल? यार अभी तो देखी थी। सर अब तो पार्टी आप दो, सिलेक्शन के बाद हम देंगे? अरे प्रभु। हाँ, देखो एक बंदा कह रहा है कोई पार्टी नहीं मिल रही, पढ़ लो चुपचाप। बिल्कुल, कितने समझदार हो। मेरे साथ रह रहा है कि समझदारी पूरी आ गई ना, अच्छे समझदार बन गए मेरे साथ रह रहे के। यही होता है संगति का असर। मिल फाइल। सर गिफ्ट भेजूंगा, एड्रेस बोलो। एड्रेस तुम्हारे पास ही है, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। और बताओ, है ना? तुम सिलेक्शन ले लो, तुम्हारे दिल में जो खुशी होगी ना, बस वो खुशी मेरे पास अपने आप पहुंच जाएगी। वही मेरे लिए गिफ्ट होगा। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। फाइल ढूंढ रहा था मैं, मिल नहीं रही थी, अब मिल गई। अब पढ़ते हैं, है ना?
चलो अच्छा, उस दिन हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक तक कर लिया था, आज हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट इट। एंड आज है सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक क्या है? ऐसे बैंक जो कि यहाँ पर एस्टेब्लिश कुछ ब्रांचेस अपने इंडिया में रखते हैं और उनका हेडक्वार्टर जो है वो दूसरी कंट्री में है, यानी कि इंडिया से बाहर है। उनका हेडक्वार्टर जो है इंडिया से बाहर है और वो यहाँ पर इंडिया में उन्होंने कुछ ब्रांचेस यहाँ पर ओपन कर रखी हैं। ऐसे बैंक्स को हम फॉरेन कैटेगरी के बैंक्स में लेकर आते हैं, ठीक है। ओके, और एग्जांपल में आपने नाम सुने होंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, सिटी बैंक है, ग्रिंडलेस से बैंक है आपका, परिबास है, बीएनबी परिबास, इस तरह के बहुत सारे नाम आपने आसपास देखे होंगे, सुने होंगे। तो वही आपके फॉरेन बैंक्स, आपके कुछ एग्जांपल है फॉरेन बैंक्स के, ठीक है। फॉरेन बैंक्स नॉर्मली तीन तरह से यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, तीन तरीके से। पहला होता है ब्रांच, दूसरा होता है सब्सिडरी, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ब्रांच जो है कि फॉरेन बैंक हेडक्वार्टर और पूरी की पूरी ब्रांचेस यहाँ पर ओपन कर दी, और वो ब्रांच क्या है, वो सारा के सारे काम करती है, जैसे नॉर्मल एक बैंक काम करता है वैसे ही वो काम करती है। सब्सिडरी होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर हेडक्वार्टर उसका दूसरी जगह पे है, उसने अपनी पूरी की पूरी एक कंपनी जो थी, एक पूरी की पूरी कंपनी ही इंडिया में ओपन कर ली, एक पूरा पूरा बैंक का एक स्ट्रक्चर ही इंडिया में ओपन कर लिया, और उस स्ट्रक्चर का भी यहाँ पर जो ऑफिस है, हेड ऑफिस कह लीजिए, वो इंडिया में ही है। लेकिन उस पर्टिकुलर ऑफिस जिसको इसने ओपन किया है, उसका जो मेन हेड है या हेड ऑफिस है, वो यहाँ पर दूसरी कंट्री में या फिर फॉरेन कंट्री में। या फिर इसको सब्सिडरी शब्द को मैं और सिंपलीफाई वे में थोड़ा समझाने का प्रयास करूं कि एक कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, बी कंपनी को यहाँ पर एक्वायर किया। पेन किलर है, ठीक है। एक ए कंपनी है, ठीक है, और एक बी कंपनी है। जो ए कंपनी है, इसका जो टॉप मैनेजमेंट है, इसका जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, जो ये सारे के सारे डिसीजन लेता है ए कंपनी के, और बी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, ये दोनों का टॉप मैनेजमेंट सेम है। मतलब यानी कि जिसके डिसीजन ये लेता है, उसी वही टॉप मैनेजमेंट इस बी कंपनी का डिसीजन लेता है। और ए कंपनी जो है वो बी कंपनी की मालिक है, यानी कि ए कंपनी क्या इसमें हिस्सेदारी जो है 50% से ज्यादा है। 50%, 60%, 70%, 80%, 100%, कितने परसेंटेज, 50% से ज्यादा है ए कंपनी का इसमें हिस्सा। तो ये जो बी कंपनी है, ए कंपनी की सब्सिडरी कहलाएगी। तो ये आपकी सब्सिडरी हो जाती है। पहला कंडीशन, दोनों की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, टॉप मैनेजमेंट सेम है, यानी कि ए का जो टॉप मैनेजमेंट है वही डिसीजन बी के लिए लेगा, ठीक है। और बी में जो हिस्सेदारी है वो ए कंपनी के 51% से ज्यादा है, तो बी एक सब्सिडरी कंपनी होगा। तो इसलिए इस तरह का काम भी यहाँ पर फॉरेन बैंक्स करते हैं कि इंडिया के किसी बैंक को यहाँ पर एक्वायर कर लिया, उसमें 51% हिस्सा खरीद लिया, और उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, वो टॉप मैनेजमेंट जो रहेगी वो कोई नहीं रहेगी, वो ए वाली जो फॉरेन बैंक है उसकी टॉप मैनेजमेंट रहेगी, ठीक है। दैट इज अ सब्सिडरी। इसी तरह से एक होली ओन्ड सब्सिडरी शब्द आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, क्या लिखते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली, इस तरह का शब्द लिखा होगा, मिलेगा कई बार आपको न्यूज में या वगैरह वगैरह। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब ये होता है कि बी में जो है वो 100% हिस्सा है ए का। अभी मैंने बताया ना 51% से ज्यादा होगा, 51, 52 कितना भी हो सकता है। और अगर उसमें 100% होगा ना, पूरा पूरा 100% होगा ना, तो वो एक होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है कि ए का पूरा पूरा 100% हिस्सा बी में, और जो टॉप मैनेजमेंट वो भी सेम और 100% हिस्सा भी, उसको हम होली ओन्ड सब्सिडरी कहते हैं, ठीक है। ओके, ये शब्द आप बहुत बार बहुत जगह पर पढ़ोगे, करंट अफेयर्स में बहुत बार आता है ये शब्द, फ्रीक्वेंटली आता है, हर एक 5वें-6वें दिन कोई ना कोई न्यूज ऐसी मिल जाएगी जिसमें होली ओन्ड सब्सिडरी शब्द यूज किया होगा। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है यहाँ पर एक प्रकार से, वैसे तो होती ब्रांच ही है, ये आपकी पूरी ब्रांच ही है, लेकिन वो ब्रांच यहाँ पर पूरा उस लेवल से काम नहीं करते जिस तरह से एक ब्रांच काम करेगी। मतलब कि सारे के सारे फंक्शंस वहां पर नहीं परफॉर्म किए जाएंगे, वहां पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे
जस्ट एक प्रेजेंस दिखाने के लिए कि हाँ ये बैंक यहां पर मौजूद है, ये बैंक यहां पर आपका काम कर रहा है। लेकिन नॉट ऑल द सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड, कुछ चुनिंदा सर्विसेज जो है ऊपर ऊपर मोटी मोटी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिपॉजिट एडवांसेस की इस टाइप की सर्विस दे दी जाएगी, ज्यादा सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। तो एक प्रकार से वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू यहां पर फॉरेन बैंक जो है वो इंडिया में काम करते हैं। इंडिया में उनकी ब्रांचेस है, सब्सिडरी है या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। ठीक है, अब फॉरेन बैंक्स की कुछ कंडीशंस है। फॉरेन बैंक अगर आपको ओपन करना है तो आपकी पेड अप कैपिटल जो है 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इसमें 500 करोड़ आ गया। कैपिटल टू बी बोट इन अपफ्रंट कैपिटल बाय रेमिटेंस फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, पेरेंट बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल है वो यहां पर जो पेरेंट बैंक है, यानी कि जो फॉरेन में हेड ऑफिस है या फिर जो उसकी पेरेंट कंपनी है, होली ओन्ड सब्सिडरी, ये जो ए होती है इसको हम पेरेंट बोलते हैं। बी को सब्सिडरी बोली तो ए उसकी पेरेंट कंपनी बोलते हैं उसको। तो वहां पर यही पेरेंट बैंक का नाम मतलब ये है कि जो उसकी मालिक है, जो मेल फॉरेन में हेड ऑफिस है जिसका, वहां से पैसा आना चाहिए डायरेक्टली, जो भी यहां पर इंडिया में उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। Applicant must comply with the Basel III requirements on a continuous basis. Minimum CRAR should not be less than 10% of the initial 3 साल। 3 सालों के लिए स्टार्टिंग है, 3 साल जब उसने बैंक ओपन किया तो उसकी CRAR, कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो यहां पर आपकी 10% यहां पर कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए 3 साल के लिए। अब यहां पर बात आती है सर ये बेजल 3 क्या होता है और ये CRAR क्या होता है। ये अभी मैं नहीं करा रहा, इसके ऊपर पूरा पूरा लेक्चर आपका शेड्यूल है, आप देख सकते हो अपने शेड्यूल में। वहां पर एक लेक्चर होगा बेजल नॉर्म्स करके, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर। हम तब इसके ऊपर बात करेंगे बेजल नॉर्म्स क्या होते हैं और CRAR क्या होता है। बहुत बड़ा लेक्चर है, कम से कम 1-1.5 घंटा इस लेक्चर को मुझे समझाने में लगेगा। हम तब करेंगे, तब मैं आपको अपने आप खुद ब खुद याद दिला दूंगा कि आपको याद है कि फॉरेन बैंक के जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें बेजल 3 के तहत 10% की रिक्वायरमेंट आई थी, है ना। तो हम तब मैं याद कराऊंगा, तब आप रिलेट कर पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, चलो ये तो हुआ आपका फॉरेन बैंक्स का। ठीक है, फॉरेन बैंक्स का। चलो आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मतलब है कि कोई छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम कर लिया उसने, ज्यादा परफॉर्म पूरा बुरा नहीं किया, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कह सकते हैं। ओके, अब लेट मी अपलोड दी अदर फाइल। अगले लेक्चर पे चलते हैं। बेजल 3 अभी समझा ही नहीं रहा ना बच्चा, मैं थर्ड पॉइंट पूछो ही मत ना मेरे से, अभी बताने का है ही नहीं, समय नहीं आया अभी, है ना। जैसे कहते हैं ना कि अभी किसी का ऊपर जाने का समय नहीं आया, बस अभी CRAR का समय आया नहीं समझाने का तुम्हें। अपफ्रंट कैपिटल मतलब कैपिटल लाना, कैपिटल लाना, स्टार्टिंग की कैपिटल लाना, सीधा उसी से कैपिटल है, पेरेंट कंपनी से। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल एरिया बैंक। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज दी लोकल एरिया बैंक। अब यहां पर आपका ये वाला हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, अब इसकी बारी है। ठीक है, लोकल एरिया बैंक। तो लोकल एरिया बैंक यहां पर क्या होते हैं, लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक आपके सेटअप किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही सेटअप किया गया है। एक स्कीम आई थी यहाँ पर अगस्त 1996 में। ठीक है, उसके तहत ये एस्टेब्लिश किए गए थे। इसके तहत जो गवर्नमेंट की इंटेंशन वो क्या थी, इंटेंशन थी कि एक ना ज्यादा बड़ा बैंक मत बनाओ, ठीक है, छोटा सा बैंक बनाना। ओके, और ऐसा बैंक बनाना जो कि केवल ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित हो, 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट तक आपका सीमित हो। ये यहां पर उसका एक फंडा था। लोकल एरिया बैंक का कंसेप्ट क्या था कि एक ऐसा बैंक बनाना जिसकी ब्रांचेस जो है 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट तक हो। अब 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट का पर्पस क्या था कि सर 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि वहां के जो लोकलाइट्स है, एक कहता है ना लोकल एरिया, अपना अपना आसपास का इलाका जिसको आप लोग बोलते हो, है ना।
तो एक इलाके में एक ऐसा बैंक एस्टेब्लिश कर देना जहां के लोग उस पर विश्वास जता सके, जहां के लोग उस पर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ट्रस्ट कर सके, और और वो बैंक भी अच्छे से कंसंट्रेट कर सके वहां के लोगों को जान पहचान। अब एक बैंक है जो पूरे इंडिया में जिसकी ब्रांचेस है, मान लीजिए 5,000 10,000 ब्रांचेस है जिसकी, है ना, एक वो आपका अटैचमेंट उस बैंक से उतनी नहीं रहेगी। वहीं पर ही अगर कोई ऐसा बैंक होता है जिसकी एक आधी ब्रांच ही है पूरे के पूरे आपके इंडिया में ही, और वो 2-3 ब्रांचेस आप ही के डिस्ट्रिक्ट में है, आप ही के एरिया में है, तो क्या होगा, उसका बैंक का जो भी हेड रहेगा, उस बैंक के जो भी मैनेजर रहेंगे, 3-4 उसके मैनेजर होंगे, स्टाफ गिनती का 20-25 का स्टाफ होगा, वही 3-4 ब्रांचेस में घूमता रहेगा जिंदगी भर। आप लोगों की उसके साथ कितनी अटैचमेंट हो जाएगी, कितने आप उसके साथ यहाँ पर इजिली घुल मिल जाओगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको समझेगा एज ए कस्टमर, आप उसको एज अ बैंक समझोगे, बैंकर समझोगे, कितना एक इजी गोइंग तरह लगता है ना। ये कुछ वैसा ही हो जाता है कि जैसे आपके आसपास की एक किराने की दुकान होती है ना। अब आपको याद होगा जब एक छोटे से आप बच्चे थे, बिल्कुल एक छोटे से बच्चा, मतलब कि उस टाइप के बच्चे थे जब आप लॉलीपॉप चूसते थे, उस टाइप की उम्र थी आपकी, ये चॉकलेट टॉफी खाते, खैर अभी भी खाते होगे चॉकलेट टॉफी तो, है ना। तो जब एक 5-6 साल के थे तो किराने की दुकान जहां से आप चॉकलेट लेने जाते थे, आज आप यहाँ पर 25 साल 26 साल 28 साल के पूरे के पूरे ऐसे हट्टे कट्टे हो चुके हो, तब भी तुम उस दुकान पे जाते हो। तो आज 20 साल पहले भी वो अंकल बैठते थे, आज वही अंकल बैठते हैं, आपको वो पहचान 20 साल पहले जो थी वही आज की डेट में है। तो वैसा ही कोई अगर ऐसा बैंक मिल जाए जहां पर अंकल जी वही बैठे हो, तब भी आज भी वही बैठे हो, अरे बेटा तुझे तो मैंने चड्डी में देखा था, तू अब बड़ा हो गया है, तू बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा है ना, मैं उम्मीद करता हूँ तेरी नौकरी जल्दी लग जाए, है ना। तो उस टाइप के अंकल आपको मिल जाए 20 साल बाद भी बैंक में बैठे हुए, तो ऑब्वियस एक अटैचमेंट अलग होता। तो यही कंसेप्ट था लोकल एरिया बैंक का, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट के साथ लोकल एरिया बैंक्स को बनाया गया, ठीक है। ये लोकल एरिया बैंक आपके सेटअप किए गए थे प्राइवेट सेक्टर के तहत, वैसे सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के तहत किए गए थे जो 1996 में आई थी, लेकिन ये एज अ प्राइवेट सेक्टर ही एस्टेब्लिश किए गए थे, और इनका मेन था 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपका ब्रांचेस खोलना, और ये इस पर्पज से इनका था, ठीक है। आज की डेट में इंडिया में केवल 3 ही लोकल एरिया बैंक्स हैं, केवल 3 लोकल एरिया बैंक्स हैं, वैसे 4 थे, जिनमें से एक बैंक जिसका नाम आपने सुना होगा, कैपिटल कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने नाम सुना है ना। तो वो जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था, वो पहले कैपिटल लोकल एरिया बैंक था, उसका यहाँ पर तब्दील हो गया, वो उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो यहाँ पर अब 4 से केवल 3 यहाँ पर रह चुके हैं, जो कि आपके रहे हैं कैपिटल लोकल एरिया बैंक। अभी हाल ही में कैपिटल, हाल ही में तो नहीं कहूंगा, 2015 की बात है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। ओके, सो ये आपका हुआ लोकल एरिया बैंक, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि लोकल एरिया बैंक क्या है। एक बार इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ और चीजें अगर बची हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगी। अगस्त 1996 में यहाँ पर अनाउंस किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर सेटअप किया गया था एज ए प्राइवेट लोकल बैंक, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन थी 2 या यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 डिस्ट्रिक्ट में। ऑब्जेक्टिव इसका था यहाँ पर आपका लाइक दी मोबिलाइजेशन द रूरल सेविंग बाय लोकल इंस्टीट्यूशन, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लोकल एरिया। लोकल एरिया में जिनके पास पैसा होगा वो बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, और वही पैसा यहाँ पर लोकलाइट्स को ही अगर किसी को जरूरत है वो उनको दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो यहाँ पर लोगों में, वहां पर रूरल सेमी अर्बन एरिया जो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में सीमित है, वहां के लोगों को जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी गई थी, ठीक है। सो यहाँ पर आरबीआई को उस वक्त 227 एप्लीकेशन मिली थी, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन यहाँ पर आपकी रिजेक्ट कर दी गई थी। केवल 10 ही लोकल एरिया बैंक यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन आज की डेट में केवल 3 ही जो है वो एग्जिस्टेंस में है, और एक जो है कैपिटल लोकल एरिया बैंक वो कन्वर्ट हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2015 में, ठीक है। हर एक लोकल बैंक एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट, हाउएवर दे आर लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही उनको लाइसेंस दिया गया था, और कंपनीज एक्ट के तहत वो यहाँ पर एज अ रजिस्टर्ड है। कंपनीज एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड है, लेकिन उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस दिया गया था। ये लाइन जो है ये स्पेसिफिकली इस बैंक के लिए नहीं है, ये सभी बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है। सभी बैंक्स यहाँ पर एज अ इंडिया पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही है, और वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही उनको लाइसेंस दिया जाता है, अलग से कुछ नहीं है। ये लाइन सभी के लिए कॉमन ही है, ठीक है।
ये नॉन शेड्यूल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। शेड्यूल नॉन शेड्यूल का डिफरेंस हमने उस दिन पढ़ा था कि नॉन शेड्यूल क्या होते हैं। इनकी ज्यूरिसडिक्शन जो होती है वो मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट तक होती है। कंटेजियस डिस्ट्रिक्ट मतलब सटे हुए इलाका आपस में, ऐसा नहीं है एक डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ स्टेट के नॉर्थ साइड में है, एक डिस्ट्रिक्ट साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, नहीं, उनके बॉर्डर्स आपस में लगे होंगे, कंटेजियस डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं। और उनका बेसिक फंक्शन है यहाँ पर फंड्स को रूरल और सर्बन एरियाज में उपलब्ध कराना, लोन वगैरह, जो भी एक बेसिक फंक्शन होता है बैंक्स का, बस वही बेसिक फंक्शन यहाँ पर लोकल एरिया बैंक का भी इसी में वही काम करता है, बस ये छोटे लेवल पे काम करता है, आपके आसपास के इलाकों के लिए काम करता है। ठीक है, ओके, चल। हाँ, अभी 3 जो लोकल एरिया बैंक के नाम है वो सारे के सारे 3 बताऊंगा, वो लिस्ट पूरी पूरी लास्ट में आएगी। अगर नहीं थोड़ा सा वो अंदर से तड़प उठ रही है तो पहले बता देता हूँ, है ना। ये लो, ये वैसे स्लाइड की आज की क्लास की लास्ट स्लाइड थी, लेकिन चलो आप लोग टिकते नहीं हो थोड़ा, तो बता देता हूँ। कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कृष्णा भीमा समृद्धि लैब और सुभद्रा लोकल बैंक, ये तीनों के दोनों यहाँ पर लोकल एरिया बैंक है ना। चलो लो, आपकी तड़प शांत कर दी मैंने, आज की पीडीएफ की लास्ट स्लाइड पहले ही आपको दिखा दी गई है। ठीक है, चलो। सो ये आपका हो गया लोकल एरिया में। एनी क्वेश्चन, एनी कुछ किसी भी तरह कोई सवाल जवाब है तो पूछो, नहीं तो हम पढ़ते हैं आगे फिर। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक अभी पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंक अलग होता है। मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट, हाँ, मतलब एक जगह पैसा इधर से उधर जाना। नॉन शेड्यूल कैसे है, तो शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में था लास्ट स्लाइड में। कहाँ शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में था, एक सेकंड रुको, कहाँ लिखा है शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में। कमर्शियल बैंक की कैटेगरी, कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरी। ज्यूरिसडिक्शन होता है कि एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, चले आगे। चलो, अगला जो टॉपिक है वो करते हैं हम रीजनल रूरल बैंक का। रीजनल रूरल बैंक, इसकी ब्रांच पूरे स्टेट में 3 डिस्ट्रिक्ट में होगी, पूरे देश में होगी। पूरे देश में होंगी या पूरे स्टेट में होंगी, दोनों में कोई फर्क है। अगर मैं कहूं किसी की 3 ही ब्रांच, इसकी 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच, 3 ब्रांचेस नहीं है, मैं अगर बोल लूं कि एक बैंक है जिसकी ब्रांचेस 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में होंगी, अब उस स्टेट में होंगी या देश में होंगी उससे कोई फर्क पड़ता है। 3 डिस्ट्रिक्ट ही होती हैं यार। कहाँ लिखा है शेड्यूल बैंक की सब कैटेगरी, कहाँ लिखा है यार, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। ये किस, कहाँ ऊपर लिखा है। अच्छा शेड्यूल, अरे यार वो, अरे वो वैसे लिख दिया नॉन शेड्यूल बैंक ही है ये। अच्छा, मैं पता नहीं है कहाँ कंफ्यूज, मैं ऊपर जा ही नहीं अरे नॉन शेड्यूल में आता है, ये नॉन शेड्यूल है। ठीक है, नॉन शेड्यूल है, डोंट वरी। ओके, रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं। रीजनल रूरल बैंक जिसकी आप अभी लेटेस्ट में क्या करने वाले हो, वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है ना वैकेंसी, तैयारी कर रहे हो, बढ़िया चल रही है तैयारी, एग्जाम है आरआरबी का, है ना, अच्छे से पढ़ रहे हो। आरआरबी के लिए पढ़ रहे हो या बैंक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। ओके, मेरे लिए कोई पूछता था ना मेरे टाइम पे, किस लिए क्या तैयारी करो,
हाँ, मैं पता क्या करता था, मैं कहता था एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहा हूँ। सो अब पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, आरआरबीज। आरआरबीज की शुरुआत जो की गई थी 1975 में की गई थी। एंड इसका मेन पर्पस था, जैसे इसका नाम है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, है ना, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मकसद ये था कि जो रूरल एरियाज हैं उनको एंटरटेन करना, उन तक पहुंचना। अगर मैं 1975 1970 80s की बात करूं, उस वक्त यहाँ पर नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, हमने उस दिन पढ़ा था 1969 में, 1980s में यहाँ पर आपका हुआ था बेसिक नेशनलाइजेशन। और नेशनलाइजेशन का मकसद क्या था? यही था कि जो जनरल पब्लिक है उन तक यहाँ पर बैंकिंग की सर्विसेज को पहुंचाना, जो कि पहले नहीं पहुंच पा रही थी। अब उस वक्त जब जनरल बैंकिंग की सर्विसेज नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन एक समस्या वहां पर एक बहुत बड़ी आई कि ऐसे इलाकों तक बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंच पाई जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर रूरल एरियाज के थे। क्यों? क्योंकि अभी अभी यहाँ पर बैंक्स एस्टेब्लिश हुए थे, नए नए बैंक्स आए थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, पब्लिक सेक्टर में आए हो। लेकिन उनका मेन मकसद था अभी एस्टेब्लिश करना, अभी लोगों तक अपनी सर्विसेज को पहुंचाना। और वो लोगों तक अपनी सर्विसेज अभी अर्बन सेमी अर्बन एरिया तक ही पहुंचा पा रहे थे। रूरल एरियाज की तो बात ही नहीं की जा रही थी, क्योंकि पहले हम वही बात होती है ना कि पहले भाई साहब बेसिक तो कर ले, एडवांस तक कैसे पहुंचेंगे। खैर यहाँ पर जो बेसिक था वो शहरी इलाकों की ब्रांचेस थी, और एडवांस लेवल जो था आरआरबीज थे, है ना, सॉरी, एडवांस लेवल जो था वो ग्रामीण इलाका था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों को अभी तवज्जो दी नहीं जा रही थी, क्योंकि उनको पहले अपना नेटवर्क जो था अर्बन एरिया में ही एस्टेब्लिश करना था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पर यह सोचा गया कि अगर हम जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक उस वक्त थे, उन पर अगर इस तरह का प्रेशर ज्यादा बनाया जाएगा कि ब्रांचेस आप रूरल में खोलिए, तो जो काम वो कर रहे हैं अभी फिलहाल अर्बन एरिया सेमी अर्बन एरिया के लिए, वो काम भी उस लेवल तक अच्छे से ढंग से हो नहीं पाएगा, है ना। ये वही बात होगी कि दो नावों पे सवार होना, दो नावों पे आप सवार हो रहे हो, वैसे ही कुछ हो गया कि आप एक काम तो ढंग से कर लो, दूसरी चीज को आप करने के चक्कर में पहला भी बिगाड़ दोगे। तो फिर यही सोच सामने आई कि 1975 में यहाँ पर नरसिम्हन कमेटी, उस टाइम एक अलग कमेटी नरसिम्हन कमेटी तब भी थी, और उनकी रिकमेंडेशन आई कि ऐसा एक बैंक एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए अलग से, जिसका फोकस ही रूरल एरिया पर हो, जिसका फोकस एकदम रूरल एरियाज पे हो, और उसका काम ही रूरल एरियाज पे, उसकी ब्रांचेस रूरल एरियाज पे हो, और वो कस्टमर जो रहेंगे वही ग्रामीण इलाकों के लोग ही होने चाहिए। और इसी के साथ रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत की गई थी, और रीजनल रूरल बैंक यहाँ पर 1976 एस्टेब्लिश किया गया। और उसी साल यहाँ पर अलग अलग जगह पर तकरीबन 25 ऐसे आरआरबीज को एस्टेब्लिश किया गया था, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में किया गया था। और पहला रीजनल रूरल बैंक जो एस्टेब्लिश किया गया था उसका नाम था प्रथमा बैंक, उसका नाम था प्रथमा बैंक। यहाँ पर यूपी में ये बैंक आपका एस्टेब्लिश किया गया था, प्रथमा बैंक यहाँ पर। और इसी के साथ साथ इसी तरह के टोटल 25 आरआरबीज को एस्टेब्लिश किया गया अलग 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 पार्ट्स में, अलग अलग जगहों पर। रीजनल रूरल बैंक 1976 के तहत इनको यहाँ पर पूरा पूरा इनकॉर्पोरेट किया गया था, रेगुलेट किया गया था रीजनल रूरल बैंक्स को। और इनका फोकस था रूरल एरिया में रहने वाले, इलाके में रहने वाले लोगों के लिए। अब रूरल एरिया में जब आप जाते हो तो वहां पर क्या देखते हो? मेनली वहां पर फसल वगैरह, किसान, और किसानों को यहाँ पर जो लोन दिया जाएगा वो यहाँ पर बात की गई थी। वहां पर कोई ऐसा तो नहीं आएगा कोई बिजनेस लोन दे दो, तो मुझे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, नहीं। वहां पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए, इतने तक का यहाँ पर आपका उस टाइम तो इतना लाख 1.5 लाख भी बहुत ज्यादा होता था। उस टाइम तो मतलब 10 20 50 हजार का लोन भी बहुत ज्यादा माना जाता था, 1970s की बात कर रहा हूं तो मैं। तो उतना लोन यहाँ पर उनको देना, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल्स को, एग्रीकल्चर लेबरर्स को, वगैरह वगैरह, मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना, यही उनका एक बेसिक मकसद यहाँ पर बन गया था। ठीक है। और फिर धीरे 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 ये ब्रांचेस जो है एस्टेब्लिश होने लगी, एक्सपेंड होने लगी। और आज की डेट में जो ब्रांचेस है आरआरबीज की, वो ना ही केवल रूरल एरियाज में सीमित है, वो धीरे धीरे अब जब रूरल एरियाज में उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं,
तो धीरे धीरे वो सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में भी आती हुई नजर आ रही है। आज की डेट में आप अपने शहर में भी किसी ना किसी रीजनल रूरल बैंक की ब्रांच देख सकते हो। मेरे खुद के शहर में यहाँ का जो राजस्थान का आरआरबी है, उसकी मेरे शहर में शायद दो तीन ब्रांचेस है मेरी सिटी के अंदर अंदर। ठीक है, अब आप सोचो सिटी के अंदर तक आ चुका है, कंपटीशन कर रहा है। जो बैंक्स यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए थे ये सोचकर कि भाई साहब कि ये दूर होंगे, है ना, रूरल में काम करेंगे और हम अर्बन में, प्राइवेट सेमी अर्बन में काम करेंगे, अब आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी रूरल में घुस चुके हैं, और वो रूरल में घुसने का कारण है आरबीआई। आरबीआई कहता है कि भाई साहब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको आपकी कंपल्शन है कि आपको ब्रांचेस जो है रूरल एरियाज में, अनबैंक्ड विलेजेस में भी खोलनी पड़ेगी। अनबैंक्ड विलेजेस जहां पर बैंक नहीं है वहां पर खोलनी पड़ेगी। इवन एटीएम्स में उनको लगाने पड़ते हैं, वो उनकी मजबूरी है, तो उनको भी जाना पड़ रहा है। और आरआरबीज को भी यहाँ पर अब अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने मेंटेन करने के लिए, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए शहरी इलाकों में आने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ओके। तो ये चीज यहां पर मैंने आरआरबीज के बारे में आपको हल्की फुल्की बताई। अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अभी और भी पढ़ते हैं आरआरबीज के बारे में और क्या है। और हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइसेंसिंग पॉलिसी रीजनल आरबीआई के तहत सेक्शन 23 में यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ओके, जिक्र किया गया है। और ये एक इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज स्पॉन्सरशिप ऑफ द आरआरबीज। स्पॉन्सरशिप ऑफ आरआरबीज में क्या होता है, स्पॉन्सरशिप आरआरबीज की कहती है कि ये आपका बटा हुआ है तीन चीजों में। जो आरआरबीज है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आरआरबी का, वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा पार्ट होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, और तीसरा पार्ट होता है इसमें स्पॉन्सर बैंक का। तीसरा पार्ट होता है इसमें स्पॉन्सर बैंक का। तो यहां पर जो हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक आरआरबी में यहां पर 50% होता है। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें हिस्सा है वो यहां पर आपका 15% का रहता है, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसका हिस्सा इसमें 35% का रहता है। तो स्ट्रक्चर क्या हुई, 50-15-35, 50-35-15, 50-35-15 या 50-15-35 जैसे आपको याद हो। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, और 35% यहां पर किसका आपका रहा इसमें स्पॉन्सर बैंक का। अब ये आखिरकार स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ सर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि 50% इसमें हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। ठीक है, 15% इसमें हिस्सेदारी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, और 35% हिस्सेदारी इसमें स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक क्या होता है, हर एक रीजनल रूरल बैंक को यहां पर एक स्पॉन्सर बैंक अपॉइंट किया जाता है, स्पॉन्सर बैंक दिया जाता है। स्पॉन्सर बैंक का काम क्या होता है, स्पॉन्सर बैंक का काम ये होता है कि जो रीजनल रूरल बैंक है उसकी मैनेजमेंट करना, उसकी टॉप मैनेजमेंट। अभी हमने एक सब्सिडरी शब्द देखा था, हमने एक सब्सिडरी शब्द देखा था ना। सब्सिडरी में क्या था, सब्सिडरी में ये था ना कि जो बी कंपनी है उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है और ए की जो टॉप मैनेजमेंट वो सेम है, यानी कि ए की जो टॉप मैनेजमेंट, सिंपल जगह ए की टॉप मैनेजमेंट है वो बी को मैनेज कर रही है, यही मतलब था। स्पॉन्सर बैंक भी वही होता है, स्पॉन्सर बैंक भी एक प्रकार से आप काम करता है आपका इसी तरह से। स्पॉन्सर बैंक का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होता है आपका आरआरबीज का। आरआरबीज का अपने आप में कोई टॉप मैनेजमेंट नहीं होता। अब बैंक्स में अगर आप हिरार्की बात करें, बैंक्स की हिरार्की की बात करें, बैंक्स में कैसे कैसे काम होता है, लाइक दी आप जब ज्वाइन करते हो बैंक में तो आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हो, जिसको हम स्केल 1 ऑफिसर भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रमोशन लेते रहते हो, 2 से 3 साल बाद आपका प्रमोशन होता रहता है। तो स्केल 2, स्केल 3, 4, 5, 6, 7 तक आपका, जब 7 जिसको हम कहते हैं जनरल मैनेजर कहते हैं। ठीक है, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर भी पोस्ट होती है, लाइक द सीजीएम, ईडी, सीएमडी, इस तरह की पोस्ट यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर आरआरबीज में आपकी एजीएम से ऊपर की रैंकिंग नहीं होती। आरआरबीज में आप अगर पोस्टिंग लेते हो, आरआरबीज में अगर पोस्टिंग लेते हो तो उसमें एजीएम से ऊपर रैंक ही नहीं होता। अगर किसी बैंक में आप पीओ लगते हो, मान लीजिए आप बैंक एसबीआई में पीओ लगे, तो आप एसबीआई में ही आप पीओ बन के उसके बाद मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, जीएम, और एजीएम, डीजीएम उसके बाद होता है, फिर जीएम होता है, फिर सीजीएम होता है। तो इस तरह की रैंकिंग में आप एसबीआई पीओ में ही यहां पर होते रहेंगे। ठीक है, उसमें ही होते रहेंगे। लेकिन आरआरबी में जब ज्वाइन करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आप एजीएम रैंक तक जा सकते हैं। एजीएम रैंक का मतलब होता है कि आप 5th स्केल तक ही जा सकते हैं।
इसके ऊपर है ही नहीं, पोस्ट ही नहीं है आरआरबी में, इसके ऊपर की पोस्ट ही नहीं है आरआरबी में भाई, है ही नहीं, बंदा ही नहीं है, आप एजीएम के ऊपर प्रमोशन ही नहीं है उसमें, रिस्ट्रिक्ट है वहां पर काम। ठीक है, वहां पर उनका खुद का जो बंदा है ना वो एजीएम लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये क्या है कि मैं सर इसके ऊपर प्रमोशन नहीं ले सकता, अगर मैं आरआरबी में जाऊंगा तो उसके ऊपर मैं एजीएम के ऊपर मैं डीजीएम जीएम नहीं बन सकता नॉर्मल। अगर कोई बच्चा एसबीएफ पीओ लगा, वो तो सर जीएम, सर वो तो सीएमडी, वो तो सर चेयरपर्सन बन गया। मैं आरआरबी में पीओ लगा तो मैं तो एजीएम तक ही जा पाऊंगा, मैं इससे ऊपर जा नहीं पाऊंगा क्या सर? तो ये ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं पाओगे, लेकिन क्या होगा, आपको नेक्स्ट प्रमोशन जो मिलेगा वो फिर आपके स्पॉन्सर बैंक में मिलेगा। आप अपने स्पॉन्सर बैंक में जाके डीजीएम बन जाओगे, आप अपने स्पॉन्सर बैंक में जाके जीएम बन जाओगे, अपने स्पॉन्सर बैंक में जाकर सीजीएम बन जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसमें रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजीएम से ऊपर जितने भी पोस्ट हैं वो आपके स्पॉन्सर बैंक की होंगी, यानी कि स्पॉन्सर बैंक के जो डीजीएम, जीएम, सीजीएम, एमडी, सीओ, ईडी जो है वो सारा का सारा काम संभाल रहे हैं आपका किसका? आरआरबी का। यही मतलब होता है स्पॉन्सर बैंक का, ये मतलब होता है आपका स्पॉन्सर बैंक का। इसीलिए इसको स्पॉन्सर बैंक कहा जाता है कि सारे का सारा टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है डीजीएम रैंक के ऊपर, वो सारी की सारी आपकी स्पॉन्सर बैंक की रहेगी। वो उससे नीचे के जो बंदे होते हैं वो तो आरआरबी के खुद के होते हैं जो प्रमोशन लेके आगे आगे एजीएम बने हैं। लेकिन उसके ऊपर के बंदे आपके या तो आरआरबी के ही होंगे जो दूसरे बैंक में शिफ्ट हो चुके हैं, और मतलब स्पॉन्सर बैंक में शिफ्टिंग हो चुकी है उनकी, या फिर वो खुद ही स्पॉन्सर बैंक के जो प्रमोट होकर आगे ऊपर तक आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर स्पॉन्सर का मतलब ये होता है। और ये आपका एक छोटा सा मैंने चीज वैसे भी थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर ये भी बता दिया कि एक आरआरबी में किस तरह से यहाँ पर प्रमोशन प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके आसपास के इलाके में जो भी रीजनल रूरल बैंक है, जो भी रीजनल बैंक है, स्टेट वाइज होता है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है, और वो होमवर्क कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपको जाकर पता करना है, आपको जाकर पता करना है कि आपके एरिया में आपके स्टेट का कौन सा आरआरबी है और उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है। हर एक आरआरबी का अपना अपना स्पॉन्सर बैंक होगा, ऐसा नहीं है इंडिया में अगर आरआरबीज हैं, है ना, सारे के सारे और उन सभी का स्पॉन्सर बैंक एक ही है। हर एक स्टेट में जो जो आरआरबीज है उनका स्पॉन्सर बैंक अलग अलग होता है, अलग अलग स्पॉन्सर बैंक होता है। और वो स्पॉन्सर बैंक इंडिया में फिलहाल आपके जो भी हैं वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग लेवल पे है। ये अब आपका जिम्मेवारी है, आपका होमवर्क है कि आपके एरिया का रीजनल रूरल बैंक कौन सा है, उस एरिया में या उस स्टेट में कौन सा है, और उसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, क्योंकि वो उसमें सारे के सारे अलग अलग आएंगे। उसमें मैं कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा कि भाई, और कोई एज सच ऐसा भी नहीं है कि याद करने की जरूरत है आपको, इतना कुछ भी नहीं याद करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि आप अपने अपने इलाके का याद रखो, दैट्स इट, बस उतना ही काफी है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है एज फार एज दी नेशनलाइज्ड बैंक इज कंसर्न कि हाँ भाई इस पर्टिकुलरली बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। जस्ट नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिस बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो आपको उस बैंक के बारे में तो एटलीस्ट पता हो ना, राइट। चलो, ये चीज होगी। अब हाँ, इसको आगे, और ये मैंने जो अभी बोला है ये सारे के सारे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ा देता हूँ। एज पर सेक्शन 5 ऑफ आरआरबी एक्ट 2015 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आरआरबी की 2000 करोड़ कर दी गई थी। इसमें यहाँ पर 2000 करोड़ कर दी गई थी। इसमें से 50% जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, 15% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, 35% हिस्सा जो है स्पॉन्सर बैंक का रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका रिसेंट पीरियड में एक प्रोविजन आया है जिसमें इन्होंने ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक में यहाँ पर जो हिस्सा है सेंट्रल और स्पॉन्सर बैंक का मिलकर यहाँ पर 51% से कम नहीं हो सकता। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है? 50%, स्पॉन्सर बैंक का कितना हिस्सा? 85। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता कि दोनों का हिस्सा मिलाकर 51% हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा चीज यहाँ पर आपकी कही गई है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, ओके। एंड रिक्वायर्ड टू हैव प्राइवेट कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक, परमिशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 6 के तहत यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्पॉन्सर बैंक के अलावा अगर आप कहीं और से कैपिटल को अरेंज करते हो, यानी कि पैसा कहीं और से उठाते हो, तो उसके लिए कंडीशन, उसके लिए परमिशन जो है एज पर सेक्शन 6 ऑफ आरआरबी एक्ट के तहत आपको लेनी पड़ती है यहाँ पर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से।
और स्टेट गवर्नमेंट से ऐसे नहीं है आप कहीं से भी पैसा किसी भी तरह से उठा सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, ओके, चलो ये तो हुआ आरआरबी का। और भी है इसमें, आरआरबी में और भी पढ़ते हैं आरआरबी का। ये है लास्ट पेज आरआरबीज में। रीजनल रूरल बैंक कैन ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कोई बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एक फॉरेन एक्सचेंज का जो बिजनेस है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप रीजनल रूरल बैंक में जाकर, आरआरबी में जाकर ये नहीं कह सकते सर मुझे डॉलर चाहिए, ये लो रुपए ले लो और डॉलर दे दो। वो काम वो लोग नहीं करते हैं। आरआरबीज में किसी भी तरह का फॉरेन बिजनेस, फॉरेक्स बिजनेस जो है वो नहीं होता, लेकिन आप हर एक काम वहां पर आरआरबी में जाकर कर सकते हो। जो भी आपको, जो नॉर्मल आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाकर जिस तरह से काम करते हो, जिस तरह का आपका अकाउंट खुलवाते हो, लोन लेते हो, वो सारा का सारा काम यहाँ पर आरआरबीज में भी होता है। एक्सेप्शन सिर्फ फॉरेक्स बिजनेस की है। इसमें यहाँ पर एक और है कि इसमें यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है वो 75% रखा गया है आपका एएनबीसी और दी क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ये इसका पूरा नाम है जो मैंने अभी आपको बताया। और 15% इसमें यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर है मीडियम एंटरप्राइजेस में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। अभी ये पैराग्राफ पे फोकस मत करना, ठीक है। अभी इस चीज को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, टारगेट को एक बार छोड़ दो, एएनबीसी शब्द, सीईओबी शब्द को छोड़ दो, 15% छोड़ दो। जस्ट जहन में रख लो ये टॉपिक हम पूरा पूरा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कुछ टाइम में एक पूरा पूरा लेक्चर शेड्यूल है उसमें करेंगे। तब ये वाला टारगेट वाला पेज जो है ना, ये वाला पैराग्राफ, तब उस टाइम उस लेक्चर में दोबारा से आएगा, ठीक है। तब मैं ये उस टाइम टेबल आएगा एक जिसमें आरआरबीज के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बात की जा रही होगी, और तब मैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग समझाऊंगा, और तब ये पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा जब मैं समझाने लगूंगा। तो इसको भी अभी आप इस पॉइंट को भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हुआ पूरा पूरा आरआरबीज के बारे में, जो आरआरबीज के बारे में आपको जानना था, बताना था, ठीक है। हाँ, जो पहला बैंक था प्रथमा बैंक जिसकी मैंने बात की थी, उसका स्पॉन्सर बैंक सिंडिकेट बैंक था, है ना। उसका स्पॉन्सर बैंक जो था वो सिंडिकेट बैंक था। और आज की डेट में सिंडिकेट बैंक जो है किसमें मर्ज हो चुका है, कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। तो आज की डेट में जो प्रथमा बैंक अगर है तो उसका जो स्पॉन्सर बैंक कौन सा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब ये चीज यहाँ पर, अब स्पॉन्सर बैंक भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं मर्जिंग के बाद। ठीक है, चलो। अब तक किसी भी तरह की कोई शंका, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, जो कि है आपके पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। 3 टॉपिक्स बचे हैं आपके, और सबसे पहले हम उसमें पेमेंट बैंक के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। बताओ कुछ बचा है तो। आरआरबी प्रॉफिटेबल होती है, ये तो डिपेंड करता है ना बैंक के ऊपर यार। प्रॉफिटेबल जरूर, ऐसा थोड़ी ना कि आरआरबी प्रॉफिट कमाते ही नहीं होगा, पर्टिकुलर बैंक प्रॉफिट कमाता है कि नहीं कमाता। प्रथमा का स्पॉन्सर है पीएन, उस टाइम सिंडिकेट था, पता नहीं, आप देख लो भाई अब कौन है। तो सरकार के ऊपर चेंज करना जो, तो करने को क्या दिक्कत है। सर आप करंट बैंकिंग इकोनॉमिक्स के बेस की क्लास भी लेते हो? करंट अफेयर्स की क्लास जो होती है ना वंशिका, मेरी 7:30 बजे यूट्यूब पे, उसी में मैं करवाता हूँ। उसी में सबसे पहले बैंकिंग इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स ही कराता हूँ। फॉरेक्स बैंक का लिमिटेड एक्सचेंज मतलब काम नहीं कर पाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। उसमें अगर कुछ पर्टिकुलर थोड़ा सा काम है, जो अभी बताऊंगा मैं फॉरेन एक्सचेंज के काम, वो भी एक पूरा पूरा लेक्चर, ये क्या क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज के काम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आज 7:30 होगी। सर आरबी में लॉस हो गया तो कैसे होगा, एम्प्लॉय जॉब रहेंगी स्पॉन्सर्ड है तो? लॉस का मतलब ये नहीं होता बच्चा कि केवल आरआरबी में लॉस हो सकता है। लॉस किसी भी बैंक में हो सकता है, लॉस आपको किसी बिजनेस में हो सकता है। पिछले सालों में जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, इवन जो एसबीआई भी था या कोई भी बैंक था, वो सारे के सारे काफी सालों तक लॉस में ही थे, 2-3 साल तक। तो क्या हमारे, मेरी नौकरी चली गई थी, मैं तब भी बैंक में जॉब कर रहा था, मैं तब भी बैंक में रोज जाता था, आता था, मुझे सैलरी डेली मिलती थी, है ना, महीने के महीने सैलरी मिलती थी। लॉस से कोई मतलब नहीं होता नौकरी जाने का, आने का, है ना।
प्रमोशन का अलग प्रोसेस है, फिर कभी बात करेंगे प्रमोशन प्रोसेस की। अभी फिलहाल इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताओ। एनबीसी सीओबी अभी बात करेंगे बच्चा, मैंने बताया ना, अभी हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करेंगे, लेक्चर अलग से आएगा, तो अभी इतना मत फोकस करो। जो चीज मैंने बोल दी ना कि बाद में आएगी, तो बाद में आएगी और बढ़िया से आएगी, है ना। अभी मैं उसको बताकर 2 मिनट लगाकर मैं मजा नहीं किरकिरा करना चाहता, है ना। एक चीज, जिस चीज को समझाने में मुझे 1 घंटा चाहिए, मैं उस चीज को 2 मिनट में पहली बात तो समझा नहीं पाऊंगा। अगर समझा दूंगा ना आपको मजा आएगा समझने में, ना मुझे आएगा समझाने में, मुझे क्या फायदा उस चीज को बताने का भी, है ना। ठीक है, चलो मूव ऑन करें। कौन कौन फिलहाल अपनी जिंदगी मूव ऑन कर चुका है यहाँ पर? अच्छा, परसों ही हुआ ब्रेकअप। तो सदमे हो गए हो गया तुम तो, अभी तो यार परसों वाले तो हैं। करना चाहता हूँ। कंडोलेंस। दूसरी ढूंढेंगे, चलो ऑल द बेस्ट। सदमे में क्लास डेडिकेशन भाई। ये बात हुई, सदमे में क्लास ले रहा है, डेडिकेशन है बंदे की। हेड्स ऑफ। हाँ जी, नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे। चले 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 आगे, चले बढ़े आगे। करते हैं यार, खत्म नहीं होगा लेक्चर, है ना। मुझे आज क्लास भी लेनी है, मुझे एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक तो चाहिए था बीच में। कोई एक आधा टॉपिक रह गया तो फिर कल पे खींचना पड़ेगा मुझे, तो मैं खींचना चाहता नहीं फिर वो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कल आपकी क्लास, कल तो नॉर्मल रूटीन में आपकी क्लास होगी 9 तारीख को, उसके बाद सीधा आपकी क्लास फिर 12 को होगी। 10 और 11 2 दिन आपकी प्लस क्लास नहीं है, मैंने वो आपको ऑफ दिया है, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ उस दिन, तो उस दिन ऑफ है। 12 को शायद मैंने 2 क्लासेस शेड्यूल की हैं, पता नहीं, देख लेना जो भी शेड्यूल्ड है वो आगे किसी ना किसी दिन वो मैंने शिफ्ट की है, 2 क्लासेस। एक तो संडे को कर दी थी मैंने, और एक शायद 12 या 13 को भी शेड्यूल की है। ठीक है, तो 10 और 11 को की क्लास नहीं होगी, तो तब तक आपके लिए सफिशिएंट टाइम, आप रिवीजन करो या दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करो, है ना। 2 दिन के लिए छुट्टी है आपकी, कल तो होगी। अब आगे चलते हैं, हम डिफरेंशिएटेड बैंक की बात करते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक जो इन सभी बैंक से अलग होते हैं, जो अभी तक हमने बैंक्स पढ़े इन सभी बैंक से अलग है, अलग कैटेगरी है। ठीक है, और उनमें डिफरेंशिएटेड बैंक में यहाँ पर हम 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं। एक इंक्लूड करते हैं हम पेमेंट बैंक, एक इंक्लूड करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, और तीसरा इंक्लूड करते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से कौन सा पढ़ना चाहोगे? स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक? क्या पढ़ना चाहोगे? सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक को पेमेंट बैंक के ऊपर है भाई साहब। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कुछ सुन सुन लो। कोई कोऑपरेटिव बैंक गरीब बैंक है, ठीक है मानता हूँ, ये कोई इनके बारे में बात कर लो है। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, सारे पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्हीं के बारे में चाहिए तुम्हें सब कुछ। चलो, वैसे मैंने तुम्हारी सुननी तो है नहीं, करनी तो अपनी मर्जी है ना। मैं तो वैसे टाइम पास के लिए पूछ रहा था। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ना सामने, ये बाद में दोबारा से आएंगी, टुकड़ों में आएंगी, अलग अलग लेवल पे अलग अलग बैंक्स के बारे में आएंगी। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जो चीज लिखी है वो आएंगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आएंगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, और एज ऑन डेट इंडिया में 6 पेमेंट बैंक और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। ठीक है, अब किसी को अंदर से अगर थोड़ी बहुत तड़प हो रही हो तो पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कोई क्वेरी पूछे सर नाम बताना सर कौन कौन से हैं, तो पहले ही मैं बता देता हूँ। ये रे नाम आपके सामने स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम है, और ये पेमेंट बैंक के नाम। अब कोई बोलना मत सर नाम बता दो सर, लो नाम याद कर लेना, करते रहना याद। इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर, इन सभी बैंक्स के एमडी सीईओ, इन सभी बैंक से टैगलाइन भी याद कर लेना, अपने लेवल पे गूगल करना बढ़िया से। 2 दिन टाइम पास होगा, 10-11 तारीख को, है ना। होमवर्क आपको मैंने दे दिया 10-11 तारीख को। समझदार व्यक्ति नहीं ढूंढेगा, जिसके अंदर जो थोड़ी तड़प होगी वो ढूंढता रहेगा, है ना। समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति कहेगा सर डेली करंट अफेयर्स में करवा तो देते हो, अब स्टैटिक फैक्ट फिर अलग से करने की क्या जरूरत है ना। तो इसलिए चलो टॉपिक पे आते हैं। आज थोड़ा सा इधर उधर भटक रहे हैं हम, बार बार भटकना नहीं है, कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट बैंक की।
सबसे पहले आप बात करते हैं हम पेमेंट बैंक की। पेमेंट बैंक क्या होता है? देखो, पेमेंट बैंक का जो एक फंडा है, वो फंडा ऐसा है कि ये ऐसे बैंक्स एस्टेब्लिश किए गए थे, या फिर पेमेंट या स्मॉल फाइनेंस बैंक की ही बात करता हूं मैं, कंसोलिडेटेड वे में बात करता हूं दोनों की, फिर इन पे अलग अलग एक की बात करूंगा कि आखिरकार सर इतने सारे बैंक्स आ गए, हमने प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक लाइसेंस मिल गए, और रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश हो गए, कोऑपरेटिव बैंक जिनकी बात करेंगे वो भी उस टाइम एस्टेब्लिश हो चुके थे। ये सब चीजें आने के बाद भी यहाँ पर अब ऐसी क्या कमी आई कि भाई तुम्हें मुझे धोखा देकर जाना पड़ा, मतलब कस्टमर को धोखा देकर जाना पड़ा, और ऐसे कौन सा बैंक आया कि इनकी जरूरत क्यों आई, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक की जरूरत क्यों आई, जब पहले इतने सारे बैंक थे, उनमें क्या कमी थी ऐसी जो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पर आपका एस्टेब्लिश करने की जरूरत है? क्या कारण था उसके पीछे? यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये था कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जब भी हम जाते हैं, है ना, या फिर कोई भी बैंक में आजकल हम जाते हैं, तो नॉर्मली आप एक सिनेरियो, एक कंसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि काम आसानी से होता नहीं है। एक ऐसा कंसेप्शन है ना, लाइक उस दिन मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी, है ना, उस दिन दिल्ली में हमने ऑफलाइन क्लास ली, तो उस दिन मैंने एक ऐसी कोई बात चल रही थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या बात थी, तो स्टूडेंट ने एक में बीच में पूछा, सर वो कहते हैं लंच के बाद आना, है ना, तो वही बात आपकी है कि लंच के बाद आना, ऐसे चीज एक कंसेप्शन बना हुआ जो खैर मिसकंसेप्शन है, लेकिन वो एक माहौल ऐसा क्रिएटेड है। तो इसी माहौल को समझते हुए हमारे देश की सरकार या फिर आरबीआई ये कहती है कि अब आपकी मदद के लिए हमने ऐसे बैंक उपलब्ध कराए हैं जिनको हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक नाम दिया। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक किन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं? ये उनके लिए उपलब्ध कराए गए हैं जो बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़ा डिपॉजिट नहीं है इनके पास, जो बहुत बड़ा लोन लेना नहीं चाहते, छोटा मोटा उनको लोन चाहिए और उनको ज्यादा डिपॉजिट करवाना नहीं है। ऐसे बैंक्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक लेकर आए, जो कि यहाँ पर किसी बड़े बैंक में, बड़ा बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबीज भी आजकल बड़े बैंक की कैटेगरी में आ गए हैं, तो ऐसे बैंक में जाने में हिचकिचाते हैं, है ना, और उनको ज्यादा कुछ सुविधाएं चाहिए नहीं, उनको तो नॉर्मल अपना पैसा कहीं रखना है और बड़ी इजी वे में उनका पैसा इधर से उधर, अगर पैसा चाहिए तो निकल जाए, पैसा जमा कराना तो जमा हो जाए, पैसा ट्रांसफर करना तो हो जाए, उनको इतना ही काम है और वो यहाँ पर ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं चाहते। तो इसी पर्पज के साथ, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो यही पर्पज था, देसी भाषा में पर्पज यही था, क्या सिंपल सरल भाषा में, वैसे टेक्निकल पर्पज तो और भी अभी पढ़ेंगे हम, लेकिन देसी भाषा में पर्पज यही था कि जो लो इनकम के, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, मिडिल इनकम ग्रुप्स जो है, उनको टारगेट करके यहाँ पर इन दोनों बैंक्स की शुरुआत की गई थी, दैट इज पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिविजुअल लेवल पे पेमेंट बैंक की। पेमेंट बैंक यहाँ पर क्या है और पेमेंट बैंक के क्या फीचर्स है, किस सोच के साथ पेमेंट बैंक सामने आया? पेमेंट बैंक का सबसे बड़ा फीचर ये है कि पेमेंट बैंक जो है वो यहाँ पर केवल और केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, किसी भी तरह का लोन नहीं देता है। पेमेंट बैंक केवल और केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और वो भी अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। 2 लाख मैक्सिमम अमाउंट तक आप उसमें पैसा रख सकते हो, 2 लाख से ऊपर उसमें पैसा आप नहीं रख सकते, 2 लाख से ऊपर उसमें पैसा नहीं रख पाएंगे। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपया आप उसमें जमा कराने जाओगे, नहीं होगा, 2 लाख तक ही उसमें पैसा जमा करवाया जाएगा। अब सर 2 लाख तक पैसा जमा करा दिया तो 2 लाख ही, अब मेरे पास तो 5 लाख है सर, है ना, मैं कैसे कराऊंगा? तो तुम्हारे लिए भाई पेमेंट बैंक बना ही नहीं हुआ। तभी तो मैं कह रहा हूं ये लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम, स्मॉल बिजनेस वाले लोगों के लिए बना है जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। ये बैंक उन्हीं के लिए है। यहाँ पर बड़े जो लोग हैं, बड़े रिच एलीट क्लास जो लोग हैं, वो आते ही नहीं है, उन लोगों के लिए बैंक है ही नहीं। तो वो नहीं आएंगे तो ये बैंक भी फोकस किस पे करेंगे? ये बैंक भी उन छोटे ग्राहकों पे फोकस करेंगे जिनको यहाँ पर बाकी बड़े बैंक्स के द्वारा, ये तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली इग्नोर किया जाता है, ये शब्द तो गलत है, इग्नोर नहीं किया जाता, लेकिन वहां पर आपका वही है ना कि वहां पर सभी लोग अवेलेबल है, तो उन पे फोकस नहीं किया जाता, है ना, उन पे फोकस नहीं किया जाता। जो बड़े बिजनेसमैन है उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे काम करके दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है यार, आप भी खुद सोचो, एज अ बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, एज अ बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके सामने एक कस्टमर बैठा है और आपकी ब्रांच में उसकी 5 करोड़ का लोन ले रखा है उसने, है ना, 5 करोड़ का लोन ले रखा है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, मतलब छोटी अमाउंट नहीं है, 5 करोड़ इज अ गुड अमाउंट, ठीक है।
तो 5 करोड़ का लोन, उस पर कितना ब्याज आपको देता होगा साल का? बंदे का अगर मान लो 8% के हिसाब से भी साल का ब्याज लगाते हो तो साल का 5 करोड़ रुपए उसने ले रखा है, तो 5 करोड़ का ब्याज एक साल का कितना देता होगा? इतना ब्याज देता है कि उसमें से आपकी ब्रांच की सैलरी निकल जाती है सारे के सारे स्टाफ की, इतना ब्याज देता है ना। और दूसरी तरफ आपके पास एक पर्सन सामने बैठा है जो आपसे 50,000 का लोन लेने आया है, आप दोनों में से किसको प्रायोरिटी दोगे? एज अ बैंकर, एज अ स्टाफ, दोनों के लोन चल रहे हैं, उसके पास 50,000 का लोन चल रहा है और वो 5 करोड़ का लोन चल रहा है, दोनों बंदे बैठे हैं, दोनों बंदे कह रहे हैं सर ये मेरा काम है, आप किसको प्रायोरिटी दोगे पहले? ऑब्वियस है, एक कंसेप्शन ऐसा ही है, ऑब्वियस है, हम यही कहेंगे कि 5 करोड़ वाले को प्रायोरिटी देनी बनती है और हम देंगे। और ऐसा नहीं हम 50,000 वाले को छोड़ देंगे, वो एक बात करने का तरीका होता है, उसको समझाने का तरीका होता है, या तो उसको दूसरे स्टाफ के पास शिफ्ट करेंगे, है ना, या फिर हम 5 करोड़ वाले को दूसरे स्टाफ के पास शिफ्ट करेंगे। कोई ना कोई हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे हम दोनों कस्टमर को एंटरटेन कर सकें, लेकिन स्टिल हमारा फोकस कहीं ना कहीं वो यहां पर 5 करोड़ पे रहेगा, क्योंकि वो हमें ज्यादा बिजनेस दे रहा है। तो बैंक जो है कमर्शियल बैंक है, नाम ही उनका कमर्शियल बैंक है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट उनको कमाना है, सोशल वर्क है। लेकिन सोशलिज्म जब था, किसी जमाने में सोशलिज्म था जब यहाँ पर वो 1969 1980s की बात कर रहा हूँ, जब नेशनलाइज हुए थे। लेकिन आज की डेट में सारे बैंक यहाँ पर सोशलिज्म से थोड़े बहुत प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ज्यादातर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, और हो भी चुका है मूव। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज की थोड़ी सी देखने को मिला, एक समझ आई कि हाँ ऐसे बैंक्स की रिक्वायरमेंट है जो इस तरह से यहाँ पर फोकस केवल और केवल उनका इन छोटे लोगों पर ही हो, छोटे ग्राहकों पर ही हो, और वो चीज कहेगी। एक फीचर तो मैंने 2 लाख रुपए का बताया। दूसरा फीचर मैंने क्या बताया? दूसरा फीचर मैंने यहां पर यह बताया कि आपका उनका जो है लोन नहीं दे सकते। अब लोन नहीं दे सकते सर, फिर कमाएंगे कैसे? अगर आपको याद होगा बैंक की डेफिनेशन जब मैंने बेसिक आपको समझाई थी, तब मैंने आपको क्या कहा था? तब मैंने आपको ये कहा था कि बैंक्स जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद लोन्स देते हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। याद होगा आपको, है ना? नॉर्मली आपको ऐसी डेफिनेशन आपको पढ़ने को मिलती नहीं है, आप बताते ही नहीं है कोई, या बताते नहीं है, या बताना नहीं चाहते, या नॉलेज नहीं है, व्हाट्सएवर द रीजन, या कहीं भी आप पढ़ते हो तो आप सिंपल यही पढ़ते हो ना, दैट इज व्हाट इज अ बैंक? सर, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स दोज हु नीड। आप यही डेफिनेशन बताते हो यहाँ पर, आप इंटरव्यू में भी यही डेफिनेशन बोलोगे। अरे भाई, ये डेफिनेशन तुम्हें बाकी लोगों से अलग कैसे बनाएगी? अगर इंटरव्यू एक दिन में 100 बच्चों का ले रहे हो तो 100 बच्चों में से 99 बच्चे डेफिनेशन बताकर ये आएंगे कि बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और बाकी एडवांसेस बैंक देता है। तो इस डेफिनेशन के बेस पे आपको क्या नंबर मिल जाएंगे? तो 99 बच्चा बता के इंटरव्यू का मतलब क्या? बाकी उससे अलग बनो। बाकी से अलग कैसे बनोगे? बाकी से अलग आपको डेफिनेशन ये बतानी है कि बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और आगे लोन्स देता है और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करता है। ये बहुत बड़ा फंक्शन है बैंक का, छोटा मोटा फंक्शन नहीं है कि बैंक इन्वेस्टमेंट करता है। ये कि आप कहोगे सर ये इन्वेस्टमेंट क्या फंक्शन? इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फंक्शन है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, बैंक्स में अलग एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहते हैं। वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि बैंक के लिए पैसा कमाना, बैंक के लिए पैसा छापना इन्वेस्टमेंट करके। बैंक उनको पैसा देता है, वहां पर स्टाफ डिप्लॉय होता है, आप जैसे मेरे जैसे लोग ही वहां पर डिप्लॉय होते हैं। थोड़ी बहुत डिग्री विग्री चाहिए होती है, प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होती है उसके लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो वो वहां पर अपॉइंट हो सकते हो वहां पर, अगर आपने अच्छी खासी एक डिग्री मेरे जैसी कर रखी है तो, है ना। तो यहां पर भी वही है, पेमेंट बैंक का मकसद क्या है? पेमेंट बैंक का यहां पर आपका दैट इज दी एक्सेप्ट करना डिपॉजिट 2 लाख तक, और उसको फर्दर कमाई कैसे करेगा? अब पेमेंट बैंक ऐसा तो है नहीं ब्याज नहीं देते, ब्याज देते हैं, और इवन ब्याज भी ऐसा अच्छा खासा देते हैं कि बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 2-2.5% दे रहे हैं, या 5-5%, 6-6% ब्याज दे रहे हैं सेविंग पे। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका पेमेंट बैंक में खाता होगा, है आप में से कुछ लोग हैं पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है। एग्जाम्पल बता दो, पेटीएम पेमेंट बैंक आपका अकाउंट होगा, काफी लोगों का होगा। पेटीएम का जो वॉलेट था, अब वो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना। और एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरह के बहुत छोटे छोटे जो ऑनलाइन ही, और इसकी खास बात ये होती है कि घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन खाता खुल जाता है। घर बैठे बैठे आपका ऑटोमेटिकली खाता खुल जाता है, ऑटोमेटिकली मतलब आपको जस्ट अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, स्कैन भेजने हैं, और आपका वहीं बैठे बैठे अकाउंट खुल जाएगा, आपको किसी ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, सो
ये चीज यहाँ पर आपकी होती है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये सारे के सारे बैंक्स आपके इस तरह की सुविधा देते हैं कि आपका खाता उसमें बड़ा कन्वीनियंसली खुल जाता है, आपको ज्यादा जाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ठीक है। अब उसमें आप देखो, अभी अभी तो पता नहीं है, लेकिन एक आइडिया बताओ कि आपके हर एक पेमेंट बैंक में आपके पास कितना बैलेंस पड़ा है? 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कितना पड़ा है? 2 लाख मत बोल देना कोई। ये 2 लाख बोला होगा तुम मेरी क्लास में करके आ रहे हो भाई, कहाँ तुम बैंक की नौकरी में पड़े हो? तुम्हारे पेमेंट बैंक में तुम्हारे 2 लाख रुपए पड़ा है, बाकी तो तुम्हारे पब्लिक सेक्टर बैंक में पता नहीं कितना पड़ा होगा। 27 रुपए, 17 हजार, 15 हजार, 10 हजार, 10 रुपया, 12 रुपए तो रख लेते हैं, समोसा तो खा जाता कम से कम। अरे भाई साहब, 12 रुपए से याद आया, कल की एक इंसिडेंस बताता हूँ, है ना, बड़ा अच्छा इंसिडेंस है, एकदम से याद आ गया, सुनोगे? कल मैं गया, जो आजकल वो होता है ना तुम्हारा वो फंडा, वो हिंदी इंग्लिश का, मतलब तुम्हें अब मैं बोलूं 42 कितना होता है, तुम कहोगे सर 42 क्या होता है ना? होता है ना 82 क्या होता है, नहीं पता, 71 क्या होता है, 43 क्या होता है, नहीं पता ना तुम में से आज काफी लोग, मुझे भी नहीं पता था, कोई ऐसी डरने वाले, मुझे भी आज से कोई जो नौकरी से पहले मुझे भी ये चीजों पे बड़ी कंफ्यूजन रहती थी, मुझे नहीं पता होता था ये सब चीज, 79 क्या होता है ये वो ना, और तुम भी उस कैटेगरी में आते हो, मुझे पता है। तो कल ऐसा ही हुआ। कल ना एक मैं यहाँ पर गया था किसी शॉप पे, कुछ सामान लेना था, और वहां पर एक लड़की आई, है ना, कहती भैया ये एक समोसा दे दो, है ना। समोसा कितने का था? 12 रुपए का था, है ना। और एक कोई छोटी सी और आइटम सी थी, वो मीठा समोसा होता है, एक छोटे छोटे मीठा मीठा सा आता है, समोसा ही होता है लेकिन छोटा सा होता है, और मीठा मिलता है वो, है ना। तो कहती वो सर भैया 20 रुपए का वो दे दो। उसने दे दिया 20 और 12, है ना। 20 और 12 कितने हुए? कितने हुए? 32 है ना। अब उस लड़की ने पता नहीं क्या कैलकुलेशन की, 20 12 को उसने पता नहीं, उसको कैलकुलेशन आई नहीं समझ या क्या आई, भैया ने पता नहीं क्या बोला, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन हुई ऐसी कोई कंफ्यूजन थी। और थोड़ी देर में वो लड़की स्कैन करके चली गई, और जैसे स्कैन करके दुकान से नीचे उतरी, और क्योंकि आजकल वो पेटीएम वाला वो स्पीकर बोल पड़ता है ना, बोलने लग जाता है ना, बोल पड़ता है, तो वो तो निकल गई। वहां पर उसने बोला पेटीएम पर वो 42 रुपए प्राप्त हुए, है ना, पेटीएम पर 42 रुपए प्राप्त हुए। मैं 42 रुपए, मैंने कहा 20 और 12 तो 32 होता है, इतनी तो मैथ्स मेरी भी अच्छी है यार, है ना। वो 42 रुपए देगी भैया को। अब भैया भी ऐसा ही था वो, है ना, वो भी दुकान का मालिक तो बैठा नहीं था, ऐसे ही बैठा था, वो भी जो समोसा बनाता है वही बैठा था उस दिन दुकान पे, उसने भी ध्यान नहीं दिया। मैं हंस हंस के पागल हो रहा हूँ, ये ठीक है यार, 20 और 12 32 के 42 रुपए देगी ये तो, है? मैं सोच रहा था यार 10 रुपए का मैं ही समोसा ले लेता, वो छोटा सा पीस, वो 10 रुपए का ही पीस था। चलो अच्छा, हम यार क्लास में थे, फोकस, है ना। ये लड़की का चक्कर बड़ा गंदा होता है बाबू भैया, टीचर को भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसने, है ना। क्लास ही डिस्ट्रैक्ट होगी पूरी पूरी। अच्छा, क्या कह रहा था? मूव ऑन करते हैं, हाँ मूव ऑन करो, जिंदगी में मूव ऑन करना बहुत जरूरी है, अभी क्लास में मूव ऑन करते हैं, खत्म नहीं होगा टॉपिक। कहाँ थे हम? हाँ, आपके बैलेंस के ऊपर थे। अब देखो आपका बैलेंस जो खाते में पड़ा है, 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए, जो भी पड़ा है, 10 हजार, 10 15 हजार रुपए आपके खाते में पड़ा है, वो तो आप देखो यूटिलाइज कर पा रहे होगे, आप पैसा जाता होगा आता होगा, आप स्कैन कर दिया कहीं से, पापा ने कोई पैसा दे दिया, कोई फीस पे कर दी वगैरह वगैरह, कोई मेट्रो का, कोई टैक्सी का वगैरह वगैरह, आप पेमेंट करते रहते हो, किताब खरीद ली, कोई इस तरह की चीजें चलती रहती है ना। जिनके खाते में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए पड़े हैं, आप लोग कोई उस चीज को क्या स्कैन करते होगे? पड़े पड़े हैं तो पड़े, आप उसको यूज ही नहीं करते होंगे उस खाते को, है ना, नहीं करते होगे। तो ये जो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, आप ये सोचो, मान लो 1 करोड़ खाते हैं, 1 करोड़ खाते में ऑन एन एवरेज अगर 20 रुपए पड़ा है, 20 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ खाते खुल गए, है ना। और 20 रुपए ऑन एन एवरेज एक खाते में, 20 करोड़ रुपए उस बैंक के पास ऐसा पड़ा है जो ना ही आप यूज करोगे, ना ही आपने निकलवाना है। एक प्रकार से मैं जस्ट नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, जरूरी है निकलवाओ, निकलवा सकते हो, ऐसा नहीं है,
लेकिन 20 करोड़ रुपए एक बैंक के पास पड़ा, 20 करोड़ रुपए अगर मैं आपको दूं कि ले भाई 20 करोड़ रुपए ले और इसको लगा दे, पैसा इन्वेस्टमेंट कर दे, अगर आपको पूरी अच्छे से समझ है, बड़ी तकड़ी प्रोफेशनल नॉलेज है आपके पास, मतलब कि माइंड को, माइंड क्या, मार्केट में समझते हो, जिस मार्केट में जिसको समझ कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की समझ कहते हैं, तो आप तो 20 करोड़ से अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, कमाओगे कि नहीं कमाओगे? तो बस वही पेमेंट बैंक कर रहा है, और क्या कर रहा है? ठीक है, पेमेंट बैंक और क्या कर रहा है? यही कर रहा है काम, आपके पैसे को घुमा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आपको ब्याज दे रहा है। आप ब्याज देखकर खुश हो जाते हो, वो आपके 10 20 30 रुपए से ही इतना कुछ कमा लेता है, राइट? ठीक है, तो ये चीज यहां पर आई आपकी, एक सेकेंड, ओके। सो ये पेमेंट बैंक का आपको सिनेरियो समझ में आया, पेमेंट बैंक कहां से पैसा, कहां से अरेंज करता है और कैसे करता है, राइट? अब थोड़ा सा और बेसिक मैंने आपको समझा दिया, अब थोड़ा टेक्निकल चीजों में चलते हैं। वही चीजें, अनबैंक्ड, अंडर बैंक्ड एरियाज, माइग्रेंट लेबर फोर्स को, लो इनकम हाउस होल्ड को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को यहाँ पर मदद करना, एंड दे आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज 2000 कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रजिस्टर्ड है, आरबीआई एक्ट 1934, फेमा एक्ट 1999, पेमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत रजिस्टर्ड है। दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक, नॉट यूनिवर्सल बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक की कैटेगरी में आते हैं, यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी में नहीं आते। स्मॉलर स्केल पर काम करता है, 200 करोड़ इसकी मिनिमम कैपिटल है, 200 करोड़। ठीक है, अगली लाइन थोड़ी ध्यान से सुनना और फोकस करके सुनना। Minimum initial contribution of promoter of the payment bank to be paid up equity capital is required to be at least 40% for first 5 years from commencement of its business. क्या मतलब है इसका? कि जो प्रमोटर है पेमेंट बैंक का, प्रमोटर कौन होता है? जिसने उस कंपनी को स्टार्ट किया है, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। वो प्रमोटर का पेमेंट बैंक में जो हिस्सा है, जो पेमेंट बैंक में हिस्सा है, वो 40% होना चाहिए पहले 5 साल में। यानी कि अगर उसमें 200 करोड़ रुपए लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक 200 करोड़ रुपए उसमें शुरुआत हुई 200 करोड़ में, तो अगले 5 साल तक इसमें 200 करोड़ में, यानी कि आपका जो 80 करोड़ है, जो 80 करोड़ पैसा है, वो उसका प्रमोटर का होना चाहिए एटलीस्ट 5 साल में, 5 साल तक। उसके बाद 5 साल जब बीत जाएंगे, उसके बाद यहां पर प्रमोटर चाहे तो अपना जो हिस्सा है वो किसी और को बेच सकता है, उसके बाद वो चाहे तो अपना हिस्सा किसी और को बेच सकता है। और आज के डेट में वैसे भी 5 साल बीत चुके हैं जब पेमेंट बैंक्स यहाँ पर शुरुआत हुई थी, तो अगर किसी का हिस्सा किसी को बेचना तो बेच रहा होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ गया होगा कि 40% जो है प्रमोटर का इसमें हिस्सा होना चाहिए, राइट? 5 साल तक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में, राइट? ये हुआ पेमेंट बैंक। अब आगे भी बढ़ते हैं, और क्या है? द एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड बाय पेमेंट बैंक आर एज अंडर, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख रुपीज पर कस्टमर, 2 लाख तक ही हम कस्टमर, एक कस्टमर 2 लाख रुपए ही एक्सेप्ट कर सकता है। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग और करंट अकाउंट के रूप में यहां पर खोला जा सकता है आपका अकाउंट। द मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट कैन बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हिच आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द एसएलआर। आप इन्वेस्टमेंट किस में कर सकते हो? आप जो पैसा है इन्वेस्टमेंट वो यहां पर किया जा सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो कि एसएलआर के लिए रिक्वायर्ड है। एसएलआर आपका मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक है, तब पढ़ेंगे आप इसको। ठीक है, दिस अमाउंट टू 75% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट बैलेंस। ओके, सो यहां पर आपका 75% जो आपने आपका सेविंग और करंट अकाउंट में जो आपका पैसा जमा कराया है, उसमें से 75% पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, किया जाएगा। जो 75% पैसा है, जो पेमेंट बैंक के पास पैसा आता है, उसमें 75% पैसा वो यहां पर करेंगे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
ठीक है, ओके। एंड द रिमेनिंग जो 25% है वो यहाँ पर डिपॉजिट में रखा जा सकता है किसी और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, किसी और बैंक में आपने इन्वेस्ट कर दिया, किसी और बैंक में आपने उसमें डिपॉजिट में पैसा रख दिया, वहां पर फिक्स डिपॉजिट आपने करा दिया, वहां पर आप वहां के सेविंग खाते में पैसा रख दिया, कहीं पर भी वहां के करंट अकाउंट में पैसा रख दिया, कहीं पर भी पैसा बाकी जो है 25% वहां पर रखना पड़ेगा। और वहां से जो ब्याज आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, जो इन्वेस्टमेंट से आपको अर्निंग होगी, उसी अर्निंग से आप यहां पर पैसा क्या करोगे, उसी अर्निंग से जो बचेगा, जो पैसा आएगा उससे ब्याज आप लोगों को दे दोगे जो पेमेंट बैंक के अकाउंट होल्डर है, और बाकी जो बीच में प्रॉफिट बचेगा वो आपका, जो बासा बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। So payment banks are permitted to make personal payment and receive cross-border remittances on individual account. Cross-border remittances यानी कि बाहर विदेश से आपके पास पैसा आ सकता है। They are permitted to issue debit cards. क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन होता है। डेबिट कार्ड आपका नॉर्मल जो आपको मिलता है एटीएम कम डेबिट कार्ड, जो आपका सेविंग अकाउंट में वो होता है आपका, जिसके थ्रू आप विड्रॉ करते हो या शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, उसको आप डेबिट कार्ड कहते हैं। डिटेल में भी करेंगे, बाद में एक चैप्टर आएगा। दे आर परमिटेड टू हैंडल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर ये सेल कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का, यानी किसी और कंपनी के साथ टाई अप करके उस कंपनी के इंश्योरेंस और उस कंपनी के म्यूचुअल फंड भी सेल किए जा सकते हैं। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट लैंड, पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट और डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई कस्टमर। एनआरआई कस्टमर के अकाउंट नहीं खोल सकते, उनसे किसी तरह का पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, केवल और केवल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस कर सकते हैं। रेमिटेंसेस मतलब कि अगर आपका अकाउंट यहाँ पर पेमेंट बैंक है तो आपके बैंक में बाहर विदेश से पैसा आ सकता है, बाहर विदेश से पैसा आपके खाते में आ सकता है, सब्जेक्ट टू 2 लाख रुपीस, ठीक है। दे कैन नॉट सेट अप सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सब्सिडरी का मैंने फंडा भी आपको समझाया था, सब्सिडरी क्या होती है अभी मैंने आपको समझाया। तो सब्सिडरी वो सेटअप नहीं कर सकते हैं किसी और एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि बैंकिंग से जुड़ी हुई नहीं है, नॉन बैंकिंग एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए किसी तरह की सब्सिडरी को वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर आपकी आ गई एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी अंडरटेकन बाय द पेमेंट बैंक। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और पेमेंट बैंक के बारे में आपको बात पता चल गई होगी। अब एक और लास्ट पॉइंट बताता हूं, फिर कोई डाउट है तो पूछ लेना। आपने यहां पर बहुत बार ये सुना होगा कि पेमेंट बैंक का किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप हुआ है। करंट अफेयर्स की बड़ी ही कॉमन न्यूज है जो आती थी, इस साल तो नहीं आई है ऐसी कोई न्यूज, लेकिन पिछले साल काफी न्यूज आई है कि पेमेंट बैंक ने इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया। वो टाई अप क्यों किया जाता था? वो टाई अप इसलिए किया जाता था, मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, मेरे को कहता है मुझे 5 लाख की एफडी करानी है, तो अगर आपके पास 5 लाख की एफडी कराने आए लेकिन सेविंग खाता आपके पास है, अब आप उसको कैसे मना करोगे? भाई साहब सेविंग खाता उसका मेरे पास है, 5 लाख की एफडी, मुंह में पानी आएगा ना स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो कहेगा यार ये तो गड़बड़ होगी, अब क्या किया जाए। तो उसने क्या कर रखा है, सभी ऑलमोस्ट सभी पेमेंट बैंक ने किसी तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप कर रखा है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर को जाने नहीं देते, वो कस्टमर को कहते हैं ठीक है लाओ, वो पैसा लेते हैं, लेकिन वो पैसा अपने बैंक में नहीं रखते, वो पैसे को क्या करते हैं, वो पैसे को दूसरा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ टाई अप है उस बैंक में यहाँ पर वो डिपॉजिट करा देंगे और फिक्स डिपॉजिट करा देंगे, उस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देंगे। कस्टमर को तो वो कहेंगे कि आपका पैसा हमारे पास आ गया, हम लाइबल है इस पैसे को चुकाने के लिए, लेकिन फिक्स डिपॉजिट वो कराएंगे दूसरे बैंक में। ऐसा नहीं कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि मेरी फिक्स डिपॉजिट है स्मॉल फाइनेंस बैंक में की गई है, पता चलेगा, रिसिप्ट भी उसी की मिलेगी, लेकिन इनके थ्रू रूट होगा, है ना। कल को कस्टमर आएगा तो इनके पास लेने आएगा उस चीज को, कस्टमर को वो पैसा वहां पर से उनके थ्रू रूट होकर यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक से उनके पास पहुंच जाएगा। वो अपने पास नहीं रख सकते, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जाकर, वहां पर जाकर, मतलब उनके थ्रू पैसा उन्हीं को दिया जाएगा, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से फिक्स डिपॉजिट या फिर बड़ा अमाउंट, मान लीजिए 10 लाख जमा कराने हैं तो 2 लाख तो अपने सेविंग में रख लेंगे, 8 लाख वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ रख लेंगे, जिसका तो उनका टाई अप है। ये चीज यहाँ पर होती है आपकी, मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी नहीं है इसमें, कितना भी हो सकता है ना। तो ये यहाँ पर आपका फंडा हुआ पेमेंट बैंक का कंप्लीट। इसमें कोई समस्या, कोई तीसरा की डाउट पूछो, नहीं है तो फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक पे चलते हैं। हाँ, बड़े कॉर्पोरेट हाउस बैंक नहीं खोल सकते हैं, वो तो यार आरबी के वो मैंने ही पढ़ाया था भाई और किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया था। डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड करंट अकाउंट, डज पेमेंट बैंक सेव? सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट बच्चे डिफरेंस तो तब पढ़ाऊंगा ना जब सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट मैंने पढ़ाया होगा, अभी तो मैंने सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट पढ़ाया नहीं है। कल की क्लास में सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट पढ़ेंगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा।
बैंक का यूनिवर्सल बैंक में डिफरेंस, यूनिवर्सल बैंक नॉर्मल जो बाकी बैंक हैं आपके वो हो गए, डिफरेंशिएटेड बैंक अभी जो पढ़ रहे हो आप ये डिफरेंशिएटेड बैंक है। नोट्स में नोट्स लिखने की क्या जरूरत है यार, जितना कुछ दे रहा हो इसको नोट्स में क्या बनाओगे, सारे नोट्स ही तो है और क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है ये तो कॉर्पोरेट की ही है यार। किसने कहा है यार बड़े बिजनेस हाउसेज नहीं खोल सकते, बड़े बिजनेस हाउस ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, अगर वो एलिजिबल है उनको लाइसेंसेस अप्लाई किया गया वो एलिजिबल हो गए उन्होंने खोल लिया तो उनको मिल गया लाइसेंसेस। सर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है एनआरआई कस्टमर, बाहर विदेशी कस्टमर से वो पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि बाहर विदेशी कस्टमर से वो पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दैट इज एनआरआई कस्टमर्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट भी होती है, अभी तक तो हुई नहीं सर। इनकी ब्रांचेस होती हैं, इनकी ब्रांचेस आपने एग्जैक्टली स्पेसिफिक इनकी ब्रांचेस नहीं होती कि आपको कि ये हाँ ये कोई स्पेसिफिक ब्रांच है कि यहाँ पर बैंक की ब्रांच है प्रीमाइसेस है वहां जाओ। इनकी मान लीजिए एयरटेल है, अब एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल का जो स्टोर है वहीं पर ही उनकी ब्रांच अंदर खोल रखी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर ही आपको उसके कोई स्टाफ मेंबर मिल जाएंगे वो काम करते हैं। तो इस तरह से कोई स्पेसिफिक इनकी ब्रांच नहीं है, लेकिन हाँ लोकेटेड है, नाम वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इनके ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश जगह है वहीं पर ही इनकी ब्रांच मिल जाएगी आपको। ठीक है, हाँ फिनो पेमेंट बैंक पेट्रोल पंप पे होते हैं, तो ऐसे इन्होंने अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोकेशन पे कुछ ना कुछ अपने पॉइंट्स बना रखे हैं, पॉइंट ऑफ सेल जैसे को कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, वो इन्होंने बना रखे हैं अपने। ठीक है, सेव मनी एट एसबी और सेव मनी एट पेटीएम, जिस पे आपको ब्याज ज्यादा मिले वो वहां पर बढ़िया है ना। चले आगे, हाँ नचिकेत और कमेटी पढ़ा तो दिया पहले भाई मेरे, कहाँ जी रहे हो, ये पढ़ाया तो था नचिकेत मोर कमेटी, यहाँ कहीं लिखा तो हुआ था, कहाँ था ये लिखा तो हुआ नचिकेत मोर। ओके सर माई डाउट, अब एक बताओ भाई डाउट यार दोबारा से लिख दो मुझे, तो अब ऊपर ऊपर निकल गया बहुत सारे कमेंट्स यार, आज तो कंप्लीट ही नहीं हुआ यार। अरे यार हाँ होता है, इंश्योरेंस होता है इसमें, डिपॉजिट नहीं कर सकते पेमेंट में बाहर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस का मतलब है बाहर से विदेश से पैसा आना आपके खाते में। नियो बैंक सिर्फ ऑनलाइन काम करता है, नियो बैंक की कहीं पर प्रीमाइसेस नहीं मिलेगा, पेमेंट बैंक का आपको प्रीमाइसेस मिल तो रहा है ना, नियो बैंक केवल केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस है नियो बैंक की, नियो बैंक पूरा पूरा ऐप पर काम करता है यार। नियो बैंक टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे बच्चा, है ना, पूरा टॉपिक ही कराऊंगा फिनटेक और नियो बैंक्स का। आज मैं खुद भटक गया, सही कह रहे हो, वो कल लड़की जो दिखी थी ना उसने भटका दिया, अभी भी घूम रहा 32 के 42, है ना। सर पेमेंट बैंक डिपॉजिट कहाँ करेंगे, डिपॉजिट जाओ उसके एयरटेल स्टोर पे जाओ, आप करो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वहां जाओ डिपॉजिट करो, हो जाता है डिपॉजिट, किसने कहा। मैम को बताया वो घर आते ही, मैम साथ में ही थी, वो बिजी थी थोड़ी कुछ खरीदने में चीजें, मैं विला था, मैं टाइम पास कर रहा था, मैं इधर उधर कंटेंट ढूंढ रहा था अपने, क्या यूट्यूब पर कंटेंट ढूंढते हैं कहीं ना कहीं का, वो बिजी, तो जब रास्ते में वापस आए तो रास्ते में बताया था। अच्छा चलो यार छोड़ो आज की क्लास में ये एंड करता हूँ, ठीक है, एनीवेज करनी पड़ेगी क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसे इसको काटना नहीं चाहता कि भाई फटाफट फटाफट मैं करा दिया, आराम से तसल्ली से समझाना चाहता हूँ, और अच्छे समझने वाला टॉपिक भी है, तो इसमें टॉपिक में एक दो जगह कंफ्यूजन होती है, फिर आपको सर समझ नहीं आया, सब समझ नहीं आया, तो इसलिए कल करेंगे, करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को, है ना, और मजेदार तरीके से करेंगे। एंड अन अकेडमी पे 20% ब्याज फिर से आ चुका है, ठीक है। अन अकेडमी पे अगर कोई आपका साथी सहपाठी संबंधी है ना जिसको कोई कोर्स खरीदना है तो 20% ब्याज फिर से शुरू हो चुका है, मतलब ब्याज मतलब मैं ब्याज बोलता हूँ, मतलब समझ आया करो, डिस्काउंट है ना,
तो वो 20% डिस्काउंट आ चुका है। तो कोई सहपाठी संबंधी कोई भी पर्सन जो कि कोर्सेज खरीदना चाहता है, चाहे JIB का कोर्स हो, DBF का कोर्स हो, तो उस पर भी है, ठीक है, उस पर भी है। कोड इस्तेमाल कर लेना नीति NITI। और आज RB ग्रेड बी का कोर्स भी मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, उसके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी आज एक यूट्यूब सेशन में, तो उसका भी वेट कर लीजिएगा। आज दोपहर को या शाम को एक वीडियो आपको मिल जाएगा RB ग्रेड बी का, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।